नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में संगठन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद मोर्चे पर उतरने जा रहे हैं। वह 26 दिसंबर को देहरादून आएंगे। पूरी तरह से इस सांगठनिक दौरे में नड्डा एक एक सीट पर पार्टी, विधायक और टिकट की दौड़ में शामिल दावेदारों के दमखम की जमीनी हकीकत का पता लगा सकते हैं। यह फीडबैक उन्हें पिछले करीब 3 महीने से विधानसभा क्षेत्रों में डेरा जमाए संयोजक, प्रभारी और विस्तारक के साथ जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी से मिलेगा। हर विधानसभा में करीब 6 समर्पित सदस्यों की इस टीम को नड्डा की बैठक में शामिल होने को कह दिया गया है। नड्डा अपने इस दौरे में कोई जनसभा या रोड शो नहीं करेंगे। उनका पूरा फोकस 70 विधानसभा सीटों में पार्टी की चुनावी तैयारियों का पता लगाना है। साथ ही वह पार्टी विधायक और टिकट के दावेदारों के दमखम को लेकर जानकारी ले सकते हैं ताकि जिताऊ प्रत्याशियों की तलाश पूरी हो सके। वहीं कांग्रेस का जेपी नड्डा के दौरों को लेकर यह कहना है कि बीजेपी को अब अपनी रैलियों में मुट्ठी भर भी भीड़ इकट्ठा करना मुश्किल हो गया है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि दोनों ही पार्टियां उत्तराखंड को ठगने का काम कर रही हैं। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के संघर्षशील लोगों को टिकट देगी। देखिए, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो उत्तराखंड का दौरा होगा उसमें संगठनात्मक दृष्टि से, राजनीतिक जो परिस्थितियां वर्तमान है उनकी दृष्टि से और जो आने वाला चुनाव है उसमें प्रत्येक विधानसभा की स्थिति परिस्थिति के आधार पर से अपने पदाधिकारियों से उसमें चर्चा वार्ता करेंगे और उसका एक तरह से वो फीडबैक भी लेंगे और किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करना है वो भी हम सबको उसका मार्गदर्शन करेंगे। और मुझे आशा और विश्वास ये है कि अध्यक्ष जी के दौरे के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं में, पार्टी के संगठन में, पदाधिकारियों में, सभी में एक नई ऊर्जा का संदेह होगा, एक नई ऊर्जा जो है सब लोगों को मिलेगी। तो इसलिए आगामी जो 26 को अध्यक्ष जी का दौरा है उसके निश्चित तौर पर बहुत बड़ा एक सकारात्मक हमको परिणाम प्राप्त होंगे और जो हमारी उत्तराखंड में जो चुनाव 2022 के हो रहे हैं एक बड़े बहुमत से हम जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं और उस पर जो है कि हमें बेनिफिट्स होंगे। अब शायद वो भूल नहीं रहे हैं इस बात को कि उनके दौरे में या उनकी रैली में भी और मोदी जी की रैली में भी मुट्ठी भर लोग जमा कर पाना मदन कौशिक और पूरे संगठन के लिए मुश्किल हो गया था। और अब चले हैं 70 सीटों का आकलन करने। जिस दल ने यहाँ 4.5 पौने 5 साल प्रचंड बहुमत और डबल इंजन की सरकार चलाई हो, क्या उस दल को इतनी मशक्कत करने की जरूरत पड़नी चाहिए थी? क्या उस दल के पास ये सुनहरा मौका नहीं था कि वो विकास के नए आयाम यहाँ पर स्थापित करे और वो रोजगार पे के क्षेत्र में इतना काम कर दे, वो महिलाओं के क्षेत्र में इतना काम कर दे कि उसको कुछ मशक्कत या एक्सरसाइज करने की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन आज जिस तरह से हम आवागमन देख रहे हैं केंद्रीय नेताओं का उत्तराखंड में, उससे तो यही लगता है कि उनको अपनी सियासी जमीन खिसकती हुई देखकर वो निश्चित तौर पर जान गए हैं कि सुपड़ा साफ होने वाला है। इसलिए लगातार नड्डा जी भी आ रहे हैं और तमाम सितारे जमीन पे उतारे जा रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ इन लोगों से कि चुनाव सितारों को जमीन पे उतार कर नहीं जीते जाते। चुनाव जीते जाते हैं विकास के बल पर, महिला सुरक्षा के बल पर, किसानों की जो दुर्दशा आपने करी, जो बेरोजगारियों पर लाठियां आपने भाजी, अगर ये सब कुकर्म न किए होते और विकास किया होता तो वो चीख चीख कर अपनी गवाही देता और फिर नड्डा जैसे लोगों को यहाँ बार बार आने की जरूरत नहीं पड़ती। जल्द होने वाले चुनाव को लेकर के भाजपा के तमाम नेताओं की बैठकें शुरू हो गई है, दौरे शुरू हो गई है। कांग्रेस की भी टिकटों को लेकर के दावेदारों और टिकट को लेकर रणनीति चल रही है। ये दोनों ही पार्टियां उत्तराखंड को एक बार फिर ठगने की प्लानिंग बना रहे हैं। जेपी नड्डा जी जो उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं, मोदी जी जो उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं, ये लोग फिर से ठगने की प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से बचे हुए उत्तराखंड के संसाधनों को लूटा जाए, उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। अगर आम आदमी पार्टी की बात करते हैं कि जो टिकटों को लेकर के क्या तैयारियां हैं, तो हम बता दें आपको कि आम आदमी पार्टी में उत्तराखंड के संघर्षशील उन साथियों को टिकट दिया जा रहा है जो लोग जनता के लिए समर्पित हैं और उत्तराखंड में उत्तराखंड के लोगों को सत्ता
और जनता की सेवा के लिए आम आदमी पार्टी समर्पित है। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा 26 तारीख को देहरादून आने वाले हैं। आपको बता दें कि एक अलग ही रणनीति पर काम करने के लिए इस बार वे यहां पर आएंगे। आपको हम यहां पर ये जानकारी दे दें कि बीजेपी अब गढ़वाल और कुमाऊं मंडल की एक एक सीट का फाइनल चुनावी डेटा तैयार करने जा रही है। इसके लिए खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इसी हफ्ते देहरादून आएंगे और हर सीट पर पार्टी वर्करों से अलग से फीडबैक लेंगे। इस पूरी प्रक्रिया के पीछे खासी रणनीति पर काम किया जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक हफ्ते के अंतराल के बाद एक बार फिर उत्तराखंड आएंगे और संगठन का डिटेल एनालिसिस करेंगे। नड्डा 18 दिसंबर को उत्तराखंड दौरे पर थे। यहां नड्डा ने हरिद्वार में विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत की थी और अब एक बार फिर 26 दिसंबर को नड्डा एक दिन के दौरे पर देहरादून आ रहे हैं। ये दौरा पूरी तरह से संगठन की गतिविधियों से जुड़ा होगा। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के टिकट वितरण की कवायद के लिए इस दिन नड्डा गढ़वाल मंडल की एक एक विधानसभा सीट का एनालिसिस करेंगे। गढ़वाल मंडल में विधानसभा की 41 सीटें पड़ती हैं। पार्टी के प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार के अनुसार जेपी नड्डा जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, विधानसभा प्रभारी, विस्तारक और हाल ही में विधानसभाओं में दूसरे राज्यों से तैनात किए गए पार्टी वर्कर्स के साथ विधानसभावार अलग अलग मीटिंग करेंगे। इसका मतलब ये है कि एक विधानसभा से कुल 6 लोग एक समय में इस मीटिंग में शामिल होंगे। पार्टी के ये 6 के डेडिकेटेड पदाधिकारी वो लोग हैं जो पिछले से 3 महीनों से चुनावी लिहाज से विधानसभा में मोर्चा संभाले हुए हैं। और चलिए अब इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। इस समय संजीव वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। संगीता शर्मा जी आम आदमी पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता इस समय हमारे साथ जुड़ गई हैं और लखपत बुटोला जी भी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज पर। लखपत जी, वैसे तो मेरा पहला सवाल संजीव जी से था, लेकिन अभी मैं गरिमा दसोनी जी को सुन रही थी तो मुझे आप ही के पास रुख करना पड़ रहा है। ऐसा क्यों कह रही हैं गरिमा जी कि अगर काम किया होता तो नड्डा जैसे लोगों को यहां पर बार बार नहीं आना पड़ता? अपराध कर रहे हैं क्या अगर वो वहां पर आ रहे हैं तो? जी बिल्कुल अपराध नहीं कर रहे हैं। हम नड्डा जी का स्वागत करते मतलब अतिथि देवो भव रही है। हम स्वागत करते हैं प्रधानमंत्री जी का, स्वागत करते हैं अमित शाह जी का। लेकिन दिक्कत तब होती है कि 2017 में प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कहते हैं कि हमें डबल इंजन की सरकार दीजिए, हम उत्तराखंड को नंबर 1 राज्य बना देंगे और उस राज्य को आज किस स्थिति में लेके सबको पता ही, सब मैं बाद में डिबेट में बता दूं। लेकिन इसलिए गरिमा जी और कांग्रेस ये कह रही है यदि राज्य सरकार ने काम किया होता तो न राजनाथ सिंह को आना पड़ता, न जेपी नड्डा जी को आना पड़ता बार बार, न क्या कहते हैं मोदी जी को आना पड़ता, न अमित शाह जी को आना था। पूरा केंद्र जो इनका नेतृत्व है उत्तराखंड की गली गली में जाए तब भी जनता भरोसा नहीं करने वाले। हरिद्वार के अंदर आपने देखा जब इन्होंने रोड शो करना था तो किस तरह से हरिद्वार की थोड़ी जगहों में शराब बांटा जा रहा था, मीट खिलाई जा रही थी, तो सबने देखा है। और हमने ये थोड़ी कहा वो क्यों आ रहे, हमने तो ये कहा कि राज्य सरकार ने काम किया होता, राज्य सरकार से दम होता, इन्हें 2 मुख्यमंत्री नहीं बदलने पड़ते, 3 मुख्यमंत्री नहीं बनाने पड़ते और ये राज्य में 5 साल में जो प्रचंड बहुमत 2 तिहाई का बहुमत 57 का बहुमत जो प्रदेश सरकार प्रदेश की जनता ने दिया था उससे ये अपने काम पे कि हमने ये काम किए जनता के बीच जाते उसको वोट मांगे तो अच्छा होता। लेकिन मैं समझता हूँ कि यदि मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी उत्तराखंड आते हैं उन्हें उत्तराखंड की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि हमने 2017 में जो आपसे वादा किया था डबल इंजन के नाम पे उसको हम निभा नहीं पाए, हम पीछे से राज्य को नंबर 1 ले गए हैं और मैं समझता हूँ इस प्रदेश की जनता, यहाँ की महान जनता इन लोगों को माफ कर देगी। चलिए ठीक है, संजीव वर्मा जी आपका रुख करूंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी आ रहे हैं जेपी नड्डा, विधानसभा वार वो तमाम तैयारियों का जायजा लेंगे, ये देखेंगे कि जिताऊ उम्मीदवार कौन है। इन सब पर कांग्रेस ये सीधा सीधा आपसे पूछ रही है कि अगर इतना आपने काम किया होता या आपके विधायकों ने इतना काम किया होता तो इतनी मशक्कत करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ती, आपको पता होता कि मुझे किस उम्मीदवार को टिकट देना है। देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी अपना कोई भी चुनाव लड़ती है, भले चाहे वो प्रधान का हो और जिला पंचायत का हो, विधायक का हो, सांसद का,
हम पूरा गंभीरता के साथ चुनाव लड़ते हैं, पूरी तन्मयता के साथ चुनाव लड़ते हैं। किसी भी चुनाव में किसी भी प्रकार की ढिलाई हम ना बख्शते हैं, ना हम ढिलाई बर्दाश्त करते हैं। बात रही कांग्रेस के सवाल उठाने की, कांग्रेस के अंदर अपने अंदर जो अंतर्द्वंद चल रहा है, कांग्रेस को पहले उससे पार पाना चाहिए। कांग्रेस, हमने तो डिक्लेयर कर दिया है, हम युवा मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव मैदान में जा रहे हैं। 60+ का हमारा ध्येय है और पुनः सत्ता वापसी हम कर रहे हैं, पहले से भी कई ज्यादा बड़े बहुमत के साथ। अपने विकास के मॉडल पे हम लोग काम कर रहे हैं। विकास के मॉडल पर हम जनता के बीच जाने वाले हैं और जनता का हमको अपार स्नेह मिल रहा है। जनता हमारे कामों से पूरी तरह संतुष्ट है। हर क्षेत्र में, आप चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे मातृशक्ति के प्रति हो, चाहे किसानों का हो, हर क्षेत्र में हमने बहुत बेहतर से बेहतर काम किया है। अभी आप देखिए, युवाओं के लिए हम स्वरोजगार की नई नई स्कीम्स लेके आए हैं। युवाओं के लिए हमने रोजगार के नए साधन सृजन किए हैं। 24,000 नौकरियां की पूरी भर्ती प्रक्रिया हमने चालू कर दी है और 12,000 करोड़ का ऑल वेदर रोड, जिसमें 80 से 90% कार्य पूर्ण हो चुका है। कर्णप्रयाग रेल परियोजना, जिसमें 70% हम काम पूर्ण कर चुके हैं। हम केवल बोलते नहीं है, हम केवल ढोल नहीं बजाते, हम काम करते हैं, धरातल पे काम करते हैं। जो काम हमारा दिख रहा है, हमारी सभी योजनाएं दीर्घकालीन हैं और दीर्घकालीन उन योजनाओं का उत्तराखंड के प्रत्येक जनमानस पर, उनके जनजीवन पर एक बहुत ही सकारात्मक उसके परिणाम मिलने वाले हैं। आप ये देखिएगा, जो हमारा एक्सप्रेसवे हाईवे बनने जा रहा है दिल्ली देहरादून वाला, जिसमें 2 घंटे में हम दिल्ली से देहरादून और देहरादून से दिल्ली जा पाएंगे। वो उसको केवल एक आवागमन का साधन मत देखिए, उसको आप देखिए कि हम आने वाले समय में हम अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डेवलप हो रहा है, जिससे हमारे रोजगार के साधन डेवलप होंगे, हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा होगा। और मैं अपने कांग्रेस के भाई से पूछना चाहता हूँ, आप केवल यही बता दीजिए कि आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। हालांकि आप लोग सत्ता से बहुत कोसों दूर हैं, लेकिन आपके यहाँ तो एकमात्र वर्चस्व की लड़ाई। तो उत्तराखंड में जो सत्ता परिवर्तन की परंपरा चली आ रही है, आपको ऐसे पूर्ण विश्वास क्यों है कि उस परंपरा को आप तोड़ देंगे? और मैं आपसे एक बहुत बड़ी बात ये जानना चाहती हूँ, आपने कहा कि आपने 5 साल में बहुत काम किए, पूरी जनता उत्तराखंड की आपसे खुश है। किससे खुश है? प्रधानमंत्री ने जो काम किए उससे खुश है, या आपके 3 बार जो मुख्यमंत्री बदले गए उससे खुश है, या आपके विधानसभा वार विधायकों की हम बात करें उनके कामों से खुश है? लेकिन अभी भी ऐसा लग नहीं रहा है कि हर उस विधायक को टिकट आप दोबारा दे देंगे जो अभी वर्तमान में विधायक है। तो जनता खुश किसके काम से है, ये आप जरूर क्लियर कीजिएगा। एक बार मैं संगीता शर्मा जी का रुख कर लेती हूँ सर, क्योंकि एक एक रिएक्शन सबका लेना बहुत जरूरी है। संगीता शर्मा जी, आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि उत्तराखंड के संघर्षशील लोगों को टिकट देगी आप। आपकी तो पूरी पार्टी ही संघर्षशील है, इस समय उत्तराखंड में सबको टिकट दे दिया जाएगा क्या? देखिए, सबका मतलब है कि 70 विधानसभा सीटें हैं तो 70 लोगों को ही टिकट मिलेगा। और जो भी यहाँ के लोग हैं उत्तराखंड के, ऑब्वियसली बात है, जो कांग्रेस और बीजेपी से तंग आ चुके हैं और जनता जो ऊब चुकी है, नए लोग जो राजनीति में आना चाहते हैं वो अब आम आदमी पार्टी में आ रहे हैं, जो उत्तराखंड करना चाहते हैं। और अभी हमारे संजीव भाई कह रहे थे कि सभी लोग बहुत खुश हैं। मैं तो कहूंगी कि कौन लोग खुश हैं, 2-4 लोगों के नाम ही बता दीजिए, कौन सा वर्ग इनसे खुश है। स्वास्थ्य, शिक्षा, तो जो ये बात कर रहे हैं उत्तराखंड में स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है, हम रोज ऐसे खबरें पढ़ते हैं कि रास्ते में प्रसव हो गया, महिलाएं यहाँ पर इलाज के बिना उनकी मृत्यु हो गई। तो ये किस सपने से उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को देख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि 21 साल बाद भी जो दुर्दशा इन्होंने की हुई है, बधाई स्वास्थ्य व्यवस्थाएं है। और सड़क की जो मैं बात कर रहे थे, मैं जब भी डिबेट में बैठती हूँ तो इनके हर प्रवक्ता के मुंह से दिल्ली देहरादून, दिल्ली देहरादून,
भाई दिल्ली देहरादून से बाहर निकलिए, उस सड़क के अलावा भी उत्तराखंड में बहुत सड़कें हैं। आप कभी पहाड़ी इलाकों के गांव में जाइए और वहां की सड़कें देखिए। 13-13 किलोमीटर लोगों को पैदल चलना पड़ रहा है, अभी सड़कें नहीं है। 7-7 किलोमीटर जंगल के रास्ते चलना पड़ रहा है। आप सिर्फ दिल्ली देहरादून से बाहर निकलिए, आपको तो दिल्ली और देहरादून ही दिखाई देता है तो बस। आपको भी तो दिल्ली मॉडल दिखाई और देता है अभी बार मैं बार, एक हर बात- डिबेट में आप भी तो दिल्ली मॉडल का जिक्र ठीक करते है, हैं, आप वो दिल्ली मॉडल देहरादून की का भी बात- जिक्र ना दिल्ली करें। मॉडल नहीं, हमने दिल्ली नहीं दिल्ली मॉडल की बात की, लेकिन हाँ। ये नहीं कहा कि यहाँ कुछ काम नहीं होगा। देवभूमि मॉडल पे काम होगा, यहाँ के लिए स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जोड़ी जाएंगी। सिर्फ दिल्ली और देहरादून की सड़क के अलावा भाजपा को उत्तराखंड की और सड़कों की भी तो बात करनी चाहिए। ये जो बात कर रहे हैं ना जौलजीबी रोड की, तो ये टनकपुर से और पिथौरागढ़ जाकर के देखें तो पता चलेगा रोड की क्या हालत है। टीजे रोड की बात करूंगा, 34 से ज्यादा पुलिस चौकियां आती है। हमारी सीमावर्ती जौलजीबी और टनकपुर रोड है, वो अभी तक पूरी नहीं हुई है, जबकि वो सुरक्षा का एक मसला है। तो ये जो सड़क इन्होंने बना दी, केवल उसी सड़क की बात करते हैं और जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। जो नहीं काम किया है उसको भी गिनाइए भाई। अस्पतालों में आज अल्ट्रासाउंड मशीनें हैं, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, कहीं एक्सरे मशीनें धूल फांक रही हैं। तो वो तो आपने 21 सालों में जो किया है वो तो आप बता नहीं रहे कि विकास की गंगा केवल 3-3 मुख्यमंत्रियों को बनाने में बहाई है आपने। चलिए इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है 2019 संगीता जी, आपका पूरा जवाब लूंगी, बस एक छोटे से ब्रेक के लिए पहले हमें यहाँ पर रुकना है, फौरन हाजिर होते हैं। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। उत्तराखंड में सुगम हुई दुर्गम राहें, बेहतर कनेक्टिविटी ने बढ़ाई उत्तराखंड के विकास की रफ्तार। इससे लगातार बढ़ती पर्यटकों की संख्या से राज्य के पर्यटन उद्योग को भी मिल रही है मजबूती और होम स्टे बन रहे हैं पर्यटकों के ठहरने के पसंदीदा पड़ाव। अब उत्तराखंड में होम स्टे लगभग हर गांव में उसकी बात पहुंच चुकी है। मुझे उत्तराखंड के लोगों से बात करने का मौका मिला था, जो बहुत सफलता के साथ होम स्टे चला रहे हैं, और मुझे विश्वास है उत्तराखंड होम स्टे बनाने में, सुविधाओं के विस्तार में पूरे देश को एक नई दिशा दिखा सकता है। उत्तराखंड सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करते हुए राज्य में होम स्टे योजना को प्रोत्साहन दे रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के संचालकों को भवन निर्माण के लिए उपलब्ध करा रही है आर्थिक सहायता, जिसमें पर्वतीय क्षेत्रों के लिए कुल लागत का 33% व मैदान के लिए 25% दिया जा रहा है अनुदान। पहाड़ की खुशनुमा आबो हवा के बीच बने होम स्टे में जैविक उत्पादों से बने स्वादिष्ट व्यंजन पर्यटकों को खूब भा रहे हैं। इससे ग्रामीणों को घर पर ही रोजगार मिलने से आर्थिकी भी हो रही है मजबूत। नए विजन और नए सृजन के साथ आगे बढ़ रही है उत्तराखंड सरकार। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लखपत जी, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस में भी अभी इस समय टिकट के लिए घमासान मचा हुआ है। हरिद्वार विधानसभा से 8 और रानीपुर विधानसभा से 9 लोगों ने टिकट के लिए आवेदन किया है। जी, निश्चित रूप से पार्टी की एक प्रक्रिया है। पार्टी ने इस समय खुले प्लेटफॉर्म पे जितने भी विधानसभा के दावेदार हैं उन लोगों से उनका बायोडाटा मांगा है। पार्टी से पुराने लोग जुड़े हैं, कब कौन सा चुनाव किसने जीता, क्षेत्र के लिए क्या किया है, उसको लेके पार्टी में कितने समय से कितने सदस्य अभियानों से लेकर कितने पार्टी के संगठनात्मक से जुड़ाव व्यक्ति रहा, वो निश्चित रूप से कांग्रेस में बेहतर ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करे। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ संजीव भाई के जितनी बातें उन्होंने कहा कि हमने बहुत सारा काम किया है, उन्हीं कामों को क्यों लेके मैं कह रहा हूँ कि आपने बहुत सारा काम किया होता। कांग्रेस यही तो पूछना चाह रही है, तो आपके केंद्रीय जो पूरा अमला है, चाहे केंद्रीय मंत्री हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे आपके गृह मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री, तो सबको क्यों उस फील्ड में उतारना पड़ा है। पहली बात। दूसरी बात ये कह सकता हूँ
दूसरी बात संजीव जी, मैं ये कहना एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। एक बार ठीक है संजीव जी, एक बार उनकी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। टोटा है मेरे भाई। एक सेकंड सर, एक बार उनकी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। बताएं बटोला जी, बताइए। जी जी। दूसरी बात आपने कहा हमने बहुत विकास किया, यही महिला सशक्तिकरण आपने किया है कि प्रदेश में आपके 4 विधायक पे बलात्कार के आरोप चल रहे, आपके प्रदेश मुख्यालय में महिला पे छेड़खानी हो जाती है, संगठन मंत्री पे महिला आरोप। राजस्थान का ध्यान कीजिएगा, राजस्थान भूले तो नहीं है, दिल्ली भूले तो नहीं है, पंजाब भूले तो नहीं है। आपने घपला कर दिया, आपने कोई क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ घपला नहीं किया हो। आपने प्रदेश से बहुत ये आप अपनी कथा बता रहे हैं, जहाँ आपका वर्तमान के मुख्यमंत्री कैमरे के सामने बोलते हैं, कैमरे के सामने बोलते हैं। आप सुन लीजिए, मैं बताता हूँ आपको आपने क्या क्या विकास किया प्रदेश का। आप सुन लीजिए, आपका टर्न है, मैं बोल नहीं रहा। सुन लीजिए, सुनने की जब क्षमता रखिए। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ आपको कि बहुत डबल इंजन की सरकार ने 72,000 करोड़ का कर्जा क्यों प्रदेश के अंदर छोड़ दिया। आपने 4.5 साल तक आपने भर्तियां नहीं निकाली, एक आपने फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती 4 बार पोस्टपोन की। आज क्यों आप कहते हैं कि हमने पिछले 1-1.5 महीने में 24,000 पद भरने की आप बात करें, जब आप 4.5 साल में एक एग्जाम को कंडक्ट नहीं करा पाए, तो आप इतने सारे जो विभाग हैं उनके एग्जाम कैसे कंडक्ट कराएंगे। ये सवाल बड़ा है ना, सब जानते चुनाव। मुख्यमंत्री ने 1068 घोषणाएं की हैं आजकल, उसमें से 132 के भी जीवो नहीं हुए हैं। तो घोषणा मुख्यमंत्री, खनन वीर मुख्यमंत्री, ये खनन प्रेमी मुख्यमंत्री हैं। इनके चाहे सरकार हो, चाहे संगठन हो, चाहे विधायक हो, इन्होंने समझ लिया कि उत्तराखंड से बोरी बिस्तर बन रहा है, लूट खसोट मचाओ। इनके कार्यकर्ता से लेकर विधायक से लेकर मंत्री तक उत्तराखंड की लूट पे लगे हुए, लेकिन यहाँ की जनता इनको छोड़ेगी नहीं। मैं आज भी आपसे कह रहा हूँ कि आप कहते जीरो टॉलरेंस की बात कहते, लोकायुक्त तो क्यों आपने लिया नहीं, आज तक प्रवर्तन समिति को क्यों लोकायुक्त भेजा हुआ, इसमें तो आप जवाब देंगे कि लोकायुक्त तो क्यों नहीं लाए आप। ये तो जवाब दें कि 72,000 करोड़ के कर्जे में क्यों प्रदेश डूबा हुआ। ये तो जवाब देंगे 4 विधायक आपके बलात्कार के केस में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जमानत लेके घूम रहे हैं, क्यों, क्या कारण है। आपके निवर्तमान मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट से जमानत लेके भ्रष्टाचार में घूम रहे हैं, ये छुपी हुई बात है, कांग्रेस ने तो आरोप नहीं लगाया। ये तो आप जानते हैं कि आपके विधायकों ने किस तरह का प्रदेश जो देवभूमि की संस्कृति रही, उस देवभूमि की संस्कृति में पहली बार जिस तरह से कुंभ को भव्य और दिव्य होना चाहता, मैं तो चैनलों पे कहता था भाजपा इसका पाप का भागी न बने। आपने कुंभ में भी भ्रष्टाचार कर दिया और इतिहास का सबसे बड़ा आरटीपीसीआर घोटाला कर दिया। तो क्या आप इसमें जीरो टॉलरेंस की बात कहते हैं, आप ये कहना चाहते हैं हमने काम किया है। कम से कम मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, मोदी जी अमित शाह केंद्रीय नेतृत्व आता यहाँ पे आता है तो निश्चित रूप से उन्हें माफी मांगनी चाहिए। और प्रदेश की लखपत जी उनके पास चेहरे हैं, एक सेकंड एक बात बताएं लखपत जी, उनके पास चेहरे हैं तो वो चेहरे आ रहे हैं। और क्या उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है जहां पर प्रधानमंत्री अमित शाह या जेपी नड्डा आ रहे हैं, जो आप इस पूरे दावे के साथ कह रहे हैं कि नहीं यहाँ तो ये चुनाव हारने वाले हैं इसलिए इन लोगों को यहाँ आना पड़ रहा है। उनके पास चेहरे हैं, अब आपके पास चेहरे के नाम पर है ही राहुल गांधी, और महिलाओं की बात आप कर रहे हैं सर। एक राज्य में जाकर आप कहते हैं कि 40% हिस्सेदारी होगी, बाकी राज्यों के लिए कौन दावेदारी कर रहा है कि महिलाओं की 40% हिस्सेदारी हम सुनिश्चित करेंगे। आप एक बात को समझ, हमने कभी मना नहीं किया मोदी जी, अमित शाह जी और नड्डा जी और राजनाथ जी क्यों आ रहे हैं, हमने मना नहीं किया, करते। लेकिन सुन लीजिए, बात यह है कि 2017 में आके जो आपने वादा किया था कि डबल इंजन की सरकार दीजिए, बड़ी बहुमत की सरकार हम विकास करेंगे, आज विकास नहीं कर पाए, 3 मुख्यमंत्री आपको देने पड़े, तो आपको प्रदेश की जनता से माफी नहीं मांगनी चाहिए। आपके 4 विधायक पे बलात्कार केस कर रहे, आपने माफी नहीं मांगनी चाहिए। आपने 72,000 करोड़ के कर्जे में प्रदेश को डुबा दिया, आप माफी नहीं मांगोगे। आपने कुंभ के अंदर 1 लाख से ज्यादा फर्जी आरटीपीसीआर टेस्ट किए, आपको माफी नहीं मांगनी चाहिए। आपके एक विधायक, हरिद्वार के विधायक ने उत्तराखंड के मां बहन की गाली दी उत्तराखंड के लोगों को, क्या लोग भूल जाएंगे, उससे माफी नहीं मांगनी चाहिए। जब केंद्रीय नेतृत्व आ रहा है तो इनकी नाकामी के लिए तो माफी मांगे। मैं ये कह रहा हूँ, आपने ऐसे मुख्यमंत्री क्यों बनाए, महिलाओं के प्रति जीरो वक्त मुख्यमंत्री क्यों बनाए आपने, यही तो हम सवाल पूछ रहे हैं। आपको बहुमत 17 में मिला तो आप अच्छे मुख्यमंत्री को बना देते, योग्य मुख्यमंत्री बना देते। आपने अयोग्य मुख्यमंत्री बनाया तो बनाएंगे लखपत जी, अब किसको बनाएंगे, आपकी तरफ से कौन है मुख्यमंत्री का चेहरा? सुनिए, दूसरी बात है नड्डा जी, नहीं, अभी पहले आप अपनी पार्टी के बारे में बात कीजिए, नड्डा जी के बारे में कर लेंगे बात। अभी आप मुख्यमंत्री के बारे में बोल रहे हैं, जिस खुशी के साथ आर्य को बुलाया गया है, क्या हम मान लें कि वही होने वाले हैं अगले मुख्यमंत्री? मैं कहता हूं, सुन लीजिए,
उत्तराखंड में कांग्रेस की बहुत स्पष्ट नीति रही है। कांग्रेस और चाहे भाजपा रही हो, आज तक किसी भी पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री पद घोषित नहीं। हाँ, जो वर्तमान मुख्यमंत्री रहता है उसके नेतृत्व में निश्चित रूप से चुनाव में जाते हैं। चलिए ठीक है, संजीव वर्मा पार्टी ने घोषित किया है नेतृत्व में गए 12 में तिवारी जी के नेतृत्व में, और ये 12 में फडणवीस जी के नेतृत्व में। हरीश रावत की मंशा को कैसे खत्म कर पाएंगे आप? चेहरा कौन होगा? जी सुन लीजिए, चलिए ठीक है, एक बार संजीव जी का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड का एक एक करके बात करेंगे। लखपत जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास। संजीव जी का रुख कर लेते हैं, एक एक करके बात करेंगे। बताएं संजीव जी। एक एक जनमानस के मन में हरीश रावत जी रस्ते बसे। लोग चाहते हरीश रावत जी प्रदेश का नेतृत्व करें। आज मैं अपने गाँव में हूँ और यहाँ के लोग भी चाहते हैं हरीश रावत जी खान पान, कला, भाषा, बोली, संस्कृति से लेकर यहाँ के भीमल तीमल की बात की है, यहाँ के कोयला मंदिर की बात की है। ऐसे व्यक्ति को उत्तराखंड का नेतृत्व को निखारने का काम करे। ऐसे व्यक्ति को न बनाए जिन्हें पता ही नहीं उत्तराखंड के अंदर क्या है। मैं इन्हें पुनः कहना चाह रहा हूँ, उत्तराखंड में जो माने हरीश रावत जी ने यहाँ के कला, संस्कृति, भाषा, बोली से लेकर कूड़ा, डुंगरा, मुंगा, आप एक बात बताएं लखपत जी, ये बाहरी क्या होता है? ये बार बार एक ही बात क्यों निकलकर सामने आती है? बाहरी और घरेलू, भारी और घरेलू। इतना ही हरीश रावत यहाँ कर थे, इतने ही हरीश रावत में उत्तराखंडियत बसी हुई थी, तो पिछले चुनावों में इतने औंधे मुंह क्यों कर गई आपकी पार्टी? अब आप कह रहे हैं कि हरीश रावत को पूरी जनता चाहती है। आप डिक्लेयर कर रहे हैं क्या लखपत जी कि हरीश रावत ही अगले मुख्यमंत्री होंगे? जी निश्चित रूप से उत्तराखंड के जनमानस चाहता है। ठीक है, तो फिर तो चर्चा का विषय खत्म हो गया सर। हम उम्मीद करते हैं कि अब कांग्रेस पार्टी में इस बात को लेकर घमासान नहीं बचेगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन। अब ठीक है सर, अब मुझे संजीव जी को समय देने दीजिए प्लीज लखपत जी, प्लीज लखपत जी, समय की वैसे भी बहुत कमी रहती है। चुनाव हारे तो उनके लोकप्रियता में राजनीति का पहलू है, जीत हार राजनीति का पहलू है। पार्टी ट्रैक करके उनको टैक्स किया गया, बनाने का एक सब्जवाग दिखाया गया। आज उनको कांग्रेस पार्टी बाहरी बोलने लगी है। शर्म आनी चाहिए। कितना दलित विरोधी पार्टी है कांग्रेस पार्टी। आप ये बताइए आपको भी बहुत मौके मिले, 2 बार सरकार आपकी रही। आपको भी डबल इंजन का एक बहुत सुनहरा अवसर मिला। आपने कितना विकास किया उत्तराखंड के लिए। हमने हर चीजों को आप इसी पार्टी में रहे हैं, हर चीज से कांग्रेस सत्ता में थे, आप भी पार्टी में रहे, कांग्रेस से ऊपर उठते हुए कांग्रेस के साथ मन करते थे। आप कहते थे कांग्रेस के विकास के लिए। लखपत जी प्लीज, लखपत जी एक एक करके बात करेंगे सर, एक एक करके बात करेंगे। हर किसी के बारे में बोलना जरूरी नहीं है। एक एक करके बात करेंगे सर, एक एक करके बात करेंगे। ये इस तरीके से आक्षेप आप लगाते रहेंगे, समय खराब होता रहेगा। हमारी मंशा बस यही है कि समय खराब करना है तो बात अलग है। एक एक करके बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए पहले यहाँ रुक लेते हैं, फौरन हाजिर होंगे। डॉक्टर बनकर मरीजों की सेवा करने का सपना देखने वाले विद्यार्थियों में तमाम विद्यार्थी आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं। चिकित्सा शिक्षा की महंगी फीस उनमें से कई विद्यार्थियों की राह में रुकावट लाती है और उनके सपने अधूरे ही रह जाते हैं। लेकिन अब ऐसे छात्र छात्राओं के सपनों को साकार करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने पढ़ाई की फीस घटाकर छात्र छात्राओं को दी है एक अनोखी सौगात। यही नहीं, प्रदेश सरकार इसी शैक्षणिक सत्र यानी 2021-2022 से MBBS कोर्स की कम की गई फीस की व्यवस्था लागू करने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में हाल ही में प्रदेश सरकार ने राजकीय मेडिकल कॉलेजों में नॉन बॉन्डेड MBBS कोर्स की फीस
4 लाख रुपए प्रति वर्ष से घटाकर 1,45,000 रुपए प्रति वर्ष निर्धारित की है। प्रदेश सरकार द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार घटाई गई फीस को मौजूदा शैक्षणिक सत्र से लागू किया जाएगा। इस कल्याणकारी कदम से प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में इस सत्र में एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों के अलावा पहले से अध्ययनरत छात्र छात्राओं को भी बड़ी राहत मिली है। सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद पूरे देश में उत्तराखंड ही एकमात्र ऐसा राज्य बन गया है जहां सबसे कम फीस में होगी MBBS की पढ़ाई। उत्तराखंड सरकार के मजबूत इरादों में है दम। MBBS की महंगी फीस अब हुई आधे से भी कम। विकल्प रहित संकल्प, नए इरादे, युवा सरकार। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। संजीव जी, मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी, अब आप अपनी बात जारी रख सकते हैं। मैंने कहा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उत्तराखंड राज्य बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड राज्य बनाया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बड़ा मन करते हुए, उस समय यहाँ पर NT तिवारी जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उन्होंने देवभूमि के बारे में सोचते हुए, उत्तराखंड का विकास को सोचते हुए उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया, बिना किसी राजनीति में पड़े और राजनीति से ऊपर उठकर। और वो 10 साल तक का एक टैक्स हॉलिडे यहाँ पर घोषित किया, विशेष राज्य का दर्जा दिया, और जिसके कारण बहुत बड़ी संख्या में औद्योगिक इकाइयां उत्तराखंड में आई, जिससे एक बहुत बड़े स्तर पर यहाँ पर रोजगार का सृजन हुआ। उस सब चीज का श्रेय भी भारतीय जनता पार्टी को जाता है। किंतु जैसे ही UPA की सरकार आई और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, आपने उत्तराखंड की जनता से कितना बड़ा धोखा किया। आपने उत्तराखंड की विकास को एक कितना जबरदस्त डेंट पहुंचाने का काम किया। आपने विशेष राज्य के दर्जे को विड्रॉ कर लिया, और उस विशेष राज्य के दर्जे को विड्रॉ करने का एक दुष्परिणाम ये हुआ कि बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी औद्योगिक घराने यहाँ से पलायन कर गए, जिसकी वजह से बहुत बड़ा रोजगार सेक्टर पर एक दुष्परिणाम उसका ये हुआ कि काफी लोगों का हाथ से रोजगार चला गया। बहुत सारी औद्योगिक इकाइयां यहाँ पर बंद होने की कगार पर आ गई। अब मैं कहता हूँ डबल इंजन का एक मौका आपको भी मिला था। डबल इंजन की सरकार आज भी चल रही है। आप अपने डबल इंजन के उसका आकलन कीजिए, हमारे डबल इंजन का आकलन कीजिए। आपके जो डबल इंजन सरकार थी उस समय यहाँ पर मात्र 404 करोड़ रुपए का हेल्थ सेक्टर में जो योगदान हुआ डबल इंजन से, और यदि आप भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन को देखते हैं तो हमारा 1374.64 करोड़ रुपए डबल इंजन से नेशनल हेल्थ मिशन पे मिला है। यदि आप इन NH और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आपका कुल मिलाकर 600 करोड़ रुपए आप लोगों का जो कार्यकाल था, आप लोगों का जो समय था, उसमें मात्र 600 करोड़ रुपए नेशनल हाईवे पर खर्च हुए, और हमारे समय पर 3612 करोड़ रुपए इस मद पे खर्च हुए। यानी कि आप अगर दोनों का कंपैरिजन करें तो हेल्थ सेक्टर में आपसे 4 गुना हमने खर्च किया है, और नेशनल हाईवेज पर आपसे 6 गुने से भी ज्यादा हमने खर्च किया है। ये हमारी सोच को दर्शाता है, हमारी जो इच्छा शक्ति है उसको दर्शाता है। हम धरातल पे काम कर रहे हैं जिसका आम उत्तराखंडी को लाभ मिल रहा है।
आपको अभी याद होगा संजीव जी, मुश्किल से 1 महीना हुआ होगा, अभी एक रिपोर्ट सामने आई थी कि उत्तराखंड के कितनी ऐसे विधायक हैं जो अभी तक अपनी विधायक निधि का लगभग 80% भी खर्च नहीं कर पाए हैं। अब कितना समय रह गया है सर, और आप जो ये पूरा डेटा दे रहे हैं इसका समय भी मुझे थोड़ा सा जानकारी दे दे तो ज़्यादा ठीक रहता कि ये कब आपने कितनी योजनाओं का शुभारंभ कब किया, ये कब से कब तक किया, आपने जो बजट बता रहे हैं ये बजट कब से कब तक का है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा योजनाएं तो ऐसा लगता है कि चुनाव के समय के लिए ही बचा के रखी जाती है कि जब चुनावी माहौल होगा तब हम आकर शुभारंभ कर देंगे। नहीं पल्लवी जी, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, आप एक डिबेट रखिएगा अगली, जिसमें मैं अपनी सरकार की प्रत्येक योजना के आंकड़े लेके आऊंगा और मैं आंकड़े वाइज आपको प्रत्येक योजना के बारे में बताऊंगा, और कांग्रेस के जो हमारे भाई हैं उनको ही बोलिएगा कि आप अपनी सरकार के भी आंकड़े लेके आइएगा। आंकड़ों से आंकड़ों का कंपैरिजन होगा तो बहुत अच्छा होगा ना। ठीक है संगीता जी, आपकी पार्टी बिल्कुल नई है राज्य में, अभी आपको यहाँ की स्थितियों की भी पता नहीं कितनी जानकारी है, क्या है स्थिति, आपको भी इस बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं हो पाई होगी क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली ही संभाल रहे हैं और उत्तराखंड और दिल्ली में ज़मीन आसमान का अंतर है। अब सवाल ये है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि लोग आप पर विश्वास कर लें? उत्तराखंड क्रांति दल जैसे कुछ छोटे छोटे दल वहाँ पर पहले से मौजूद हैं, उस बीच में आपकी भी एंट्री हो गई है, अब आपको लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस का विकल्प आम आदमी पार्टी ही बन जाएगी, आखिर क्यों बन जाएगी? देखिए पल्लवी जी, आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन कर्नल कोठियाल जी जो मुख्यमंत्री चेहरा यहाँ आम आदमी पार्टी के हैं, वो उत्तराखंड के ही हैं। उन्होंने यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति, यहाँ पर रहकर उनको यहाँ की पूरी जानकारी है, तो जो भी काम होगा वो उनके नेतृत्व में होगा, और वो एक सेना के से बिलोंग करते हैं, वो एक फौजी हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने सीमा पे रह के भी बहुत कुछ अपने आप में देखा है और सीखा है। तो एक इच्छा शक्ति जो होनी चाहिए, जो देश की रक्षा के लिए है, वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए और उसके नवनिर्माण के लिए उनके पास है, जो वो आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात, एक सेकंड, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगी, मुझे बस बीच में एक सवाल, एक सेकंड संगीता जी, मेरा एक सवाल है संगीता जी, सवाल सुनिए। संगीता जी आप अपनी बात पूरी करें उससे पहले मेरा सवाल सुन लीजिए। संगीता जी मेरा सवाल सुन लीजिए। सबसे बड़ी बात एक नियत है, अभी नियत की बात तो छोड़िए, नियत और नीतियों की बात तो छोड़िए, मेरा सवाल बीच में ये था, आपने कहा कि कर्नल अजय कोठियाल ने देश की सेवा की, देशभक्त की भूमिका वो निभा रहे हैं, क्या आप प्रधानमंत्री मोदी की छवि को तोड़ पाएंगे? राष्ट्रवाद का जो पूरा उन्होंने ढिंडोरा पीट रखा है, या राष्ट्रवाद की छवि लेकर जो पीएम मोदी चलते हैं, उस छवि को कर्नल अजय कोठियाल तोड़ लेंगे? अगर हमने काम नहीं किया होगा तो आप हमें वोट अगली बार मत दीजिएगा, क्योंकि वो काम की नियत से यहाँ और एक सेवा भाव से आना चाहते हैं, भ्रष्टाचारी नहीं। ये दोनों पार्टियां तो जीतने के बाद इसके विधायक उसमें और इसके विधायक उसमें आ जाते हैं, टीम और ए और बी की तरह। अभी भी शुरू में पुरोला से कांग्रेस के विधायक भाजपा में आ गए और वो खुश होने लगे, और उसके बाद भाजपा के विधायक यशपाल आर्य जी और उनके बेटे कांग्रेस में चले गए। तो ये तो जोड़ तोड़ की पार्टियां हैं, बस एक जीतना है इन्हें, अपनी सरकार बनानी है जनता के लिए, इन्हें क्या करना है या जनता के हितों से इन्हें कोई मतलब नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। तो ये इसलिए आम आदमी पार्टी आपको मेरी आवाज मिल रही है संगीता जी? एक तीसरे विकल्प के रूप में इसीलिए जनता के सामने है। विकल्प ही रह जाएंगे आप? आपको मेरी आवाज मिल रही है संगीता जी? हेलो, उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से उनका फोन पैच करवा लीजिए, मेरी शायद आवाज सुन नहीं पा रही है संगीता जी। बताइए सर, ये तो दावेदारी ठोक रही हैं यहाँ पर वर्मा जी कि हम तीसरे विकल्प के रूप में हैं और ये विकल्प ही लोगों के काम आएगा। पल्लवी जी देखिए, पहले भी 2 चुनाव आम आदमी पार्टी बड़े दमखम के साथ लड़ी थी और इनको मुक्की खानी पड़ी। प्रत्येक जगह पर इनकी जमानतें जब्त हुई, और जो 2022 का चुनाव है इसमें भी सेम दोहराया जाने वाला है। बिल्कुल इनके 70 के 70 सीटों पर जहां भी इनके प्रत्याशी होंगे, इनकी जमानतें जब्त होने वाली है। अगर अपनी जमानत भी बचा ले तो मैं सोचता हूँ इनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जैसा कि अभी झूठी गारंटियां बांटने का सिलसिला इनका लगातार एक क्रम जारी है,
अभी 2-3 दिन पहले सिसोदिया जी आए थे। सिसोदिया जी कुछ नई गारंटियां बांट के गए हैं। ऐसे ही पहले केजरीवाल जी आए थे, उन्होंने कहा महिलाओं के खाते में 1000 रुपए डालेंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, तो दिल्ली की बहनों ने, दिल्ली की माताओं ने कौन सा ऐसा बुरा काम किया, कि ऐसा क्या बुरा कर दिया कि आपने दिल्ली की बहनों के खातों में तो डाला नहीं, उत्तराखंड की बहनों के खातों में आप डालने के लिए बात कर रहे हैं। वहां तो आपकी सरकार है, वहां तो आपके हाथ में पूरा का पूरा तंत्र है। पहले उन माताओं और उन बहनों के खातों में 1-1 हजार रुपए डालिएगा, तो उसके बाद फिर पता लगे कि आपकी मंशा क्या है। आप खाली बोलना ही बोलना चाहते हैं या आप कुछ करना भी चाहते हैं। ऐसे ही आप गारंटियां, बिजली की गारंटी दे रहे, वहां पे 200 यूनिट बिजली की बात आप करते हैं। किसी का 201 यूनिट आता है का बिल आता है, उसको A to Z पूरा का पूरा पैसे का आपको भुगतान करना पड़ता है। तो हर जगह टर्म्स एंड कंडीशन लागू नहीं होती ना मैडम। टर्म्स एंड कंडीशन पे सरकारें नहीं चला करती, और ये टर्म्स एंड कंडीशन दिल्ली में आप जैसे मर्जी लोगों को गुमराह करके आज तक चला सके हैं, लेकिन उत्तराखंड की जनता बहुत जागरूक है। उत्तराखंड की जनता आपके बुलावे में आने वाली नहीं है, आपको मुखी खानी पड़ेगी। अभी आप इनके कुछ जो पेड वर्कर्स हैं, कार्यकर्ता तो मैं उनको नहीं बोलूंगा, क्योंकि चुनाव आने के बाद ना तो जो गारंटी बांट रहे हैं ना तो वो दिखेंगे, ना आम आदमी पार्टी का कोई इनका पदाधिकारी है, इनका कोई कार्यकर्ता दिखने वाला है। तो जो एक नारा होता है, एक बात होती है कि ढूंढते रह जाओगे, ना वो गारंटी बांटने वाले मिलेंगे ना गारंटियां किसी को मिलने वाली। अभी ये तीर्थ यात्रा की टिकट बांट रहे थे, एडवांस बुकिंग कर रहे थे बसों की। भाई कुछ तो शर्म करो यार, इतना मत छलो, इतना मत छलो। आप दिल्ली वालों को 2 बार छल चुके, दिल्ली वाले भी आज आपको डंडा लेके ढूंढ रहे हैं। इतना झूठ मत बोलो, झूठ की दुकान अब बंद कर दो अपनी। कुछ हकीकत में भी आओ। संगीता जी, आवाज मिल रही है आपको? नहीं, आवाज नहीं पहुंच रही है संगीता जी तक, फोन पैच करवा लीजिए। लखपत जी, आप कोई कंपटीशन मान रहे हैं आम आदमी पार्टी को इस बार के चुनावों में? मतलब बार पैसा आप गलत पार्टी को टीवी चैनल पे दिखाते हैं। हर हिसार के लोगों ने जो केजरीवाल को भरोसा नहीं किया, जहां उन्होंने शिक्षा ली, जहां पैदा हुए, जहां 6 महीना रह के गारंटियां देते रहे, हरियाणा में पैदे हुए शिक्षा दीक्षा, हरियाणा के प्रति जिम्मेदारी नहीं थी उनकी। अभी 3 साल पहले हरियाणा में क्या जनता ने क्या स्थिति दिखाई उनको, जब हरियाणा के लोग भरोसा नहीं कर रहे अपने हरियाणा के लाल पे, उत्तराखंड के लोग क्यों भरोसा करेंगे? छोड़ दीजिए, मैं उस पर बहुत ज्यादा बात, लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ मैं, संजीव जी कह रहे थे कि कांग्रेस भाजपा बहुत अच्छी पार्टी। संजीव जी, जहां तक मेरा ज्ञान है कि आपके परिवार के बीच कांग्रेस में और तिवारी सरकार में राज्य मंत्री रहे, 5 साल आप सत्ता में रहे, आप भी कांग्रेस से जुड़े हुए परिवार से हैं। और अब तब कांग्रेस क्यों अच्छी थी, आज कांग्रेस क्यों बुरी लग गई, ये बात तो बतानी पड़ेगी ना आपको भी। ये यशपाल आर्य से भी पूछते हैं कांग्रेस में भी आपको सुन लीजिए, मैं जो पहली बात, दूसरी बात मैं कहता हूँ, आप आंकड़े की बात कर रहे थे, मैं अभी आपके सामने आंकड़े रख देता हूँ। आपने इस प्रदेश को आपके 10 साल के शासनकाल में 50,000 करोड़ का आपने ऋण दिया, इस प्रदेश को कर्जे में डुबाया है, और कांग्रेस ने 10 साल में केवल 22,000 करोड़ का कर्जा दिया। ये यथार्थ है। संजीव जी थोड़ा सा समय दीजिए। संजीव जी, आप लिख लीजिए, लिख के रखिए, आप डायरी में लिखिए। लिखने के बाद मैं बता दूंगा कि जब तिवारी जी की सरकार बनी, मैं बता देता हूँ, तिवारी जी की सरकार जब बनी थी 4,000 करोड़ का कर्जा था, 9,000 करोड़ का कर्जा वो दे के गए थे। उसके बाद आपकी सरकार आए, 27,000 करोड़ का कर्जा दे के गए थे 12 से 17 में हमारी सरकार आए, उसके अंदर 42,000 करोड़ का कर्जा था, आज वो 72,000 करोड़ का कर्जा चले गया। तो ये कर्जा क्यों बढ़ रहा प्रदेश के अंदर? मैं दूसरी बात आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि आपके विधायक पे जो बलात्कार के आरोप लग रहे थे बार 3 विधायक पे, उन पे क्या कार्रवाई की आपने? मैं एक बात और पूछना चाह रहा हूँ आपको, इन्होंने ये भ्रष्टाचार किया आपके ऑफिस में, प्रदेश कार्यालय के अंदर एक नौजवान साथी ने आत्महत्या कर दी मंत्री के सामने, और आप कहते हैं हमने बहुत विकास बढ़ा दिया।
आपने कहा कि 4 धाम विकास प्राधिकरण की आपने बात की है, इसके शिलान्यास किसने किया था? रेलवे शिलान्यास किसने किया था? किसकी सरकार ने किया था? बजट का आवंटन किसकी सरकार ने किया था? आप डबल इंजन की बात कहना चाहिए। आप कह रहे हैं कि यहाँ के लिए स्पेशल स्टेटस कांग्रेस ने खत्म किया। 7 साल से केंद्र में आपकी सरकार है, कितना स्पेशल स्टेटस आपने उत्तराखंड को दे दिया? ये तो पूछा जाएगा ना। 5.25 साल में आप पद निकाल नहीं पाए, आप कह रहे 24,000 पदों को भरेंगे। ये जो संजीव जी जो बातें आप कह रहे हैं, यहाँ की जनता समझती है कि आपने लूट खसोट भ्रष्टाचार किया है। और मैं कहना चाह रहा हूँ, आंकड़ा पिछले 5 में रिकॉर्ड और खनन के पर्चे क्यों बांटे हैं? ये ऐतिहासिक खनन के पर्चे क्यों बांटे गए? हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री, पल्लवी जी शर्म आती है कि मेरे प्रदेश का मुख्यमंत्री ट्रक के चालान को, खनन के ट्रक के चालान के लिए चिट्ठी लिखता है एसपी को और कहता है कि इनको छोड़ दीजिए। तो आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री प्रदेश का विकास करे कि खनन से अपने घर का विकास करे। अपने लखपत जी पूरा जवाब लूंगी आपका, लखपत जी पूरा जवाब लूंगी आपका। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए पहले हमें यहाँ रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। 2025 में जब ये हमारा राज्य, जब ये 25 वर्ष का होगा, हम सबकी जिम्मेदारी है कि वो नंबर 1 का उत्तराखंड हो। 19-20 के ढेर में ये दुनिया, 25 की सोचने वाले हमने कनेक्टिविटी को विकास का मूल मानकर कार्य किया है। इसी का नतीजा है आज उत्तराखंड पर्यटन के मानचित्र पर और अधिक मजबूती के साथ अपनी सदानत छवि को उकेर रहा है। हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर 1, मेरा उत्तराखंड हो नंबर 1। 18,000 करोड़ से भी अधिक की विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया जा रहा है, जिसमें दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे भी शामिल है। इस एक्सप्रेस वे के बनने से दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2 घंटे में पूरी की जाएगी। कुछ वर्ष पूर्व ऐसा सोचना भी अकल्पनीय सा लगता था। मौसम से बदलाव है देखे, बीते कल ने आज देखे, पगडंडी ने सड़क देखी, नदियों ने पुल बनते देखे। हर दिन होता सुंदरता समृद्धि का संगम, हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर 1, उत्तराखंड हो नंबर 1। जितना भी समय हमारे पास है, उस समय का हम एक एक पल और एक एक क्षण उत्तराखंड की 1,25,00,000 जनता को समर्पित कर दिया। हमने इन 4-4.5 महीने के कालखंड में 500 से भी अधिक निर्णय कर दिए। अधिकांश की हमने जो है शासनादेश निकाल दिए। नई दिशा अब नई डगर है, ना मन में कोई अगर मगर है, दृढ़ निश्चय की अगुवाई में एक लक्ष्य पर सबकी नजर है। असंभव को संभव करते वो रखते हैं दम, हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर 1, उत्तराखंड हो नंबर 1। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। प्रगति की ओर उत्तराखंड। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, संजीव वर्मा जी और लखपत बुटोला जी। लखपत जी, आप अपनी बात जारी रखिए सर। और जितना हम आपकी बात को समझ पा रहे हैं उस हिसाब से तो यही लग रहा है कि इस बार मोदी नाम नहीं चलेगा, यानी कि मोदी नाम के सहारे नैया बीजेपी की पार इस बार नहीं लग पाएगी। लखपत जी जी बताएं सर। एक ही बात करती है, उत्तराखंड की जनता को 2017 में माननीय मोदी जी, अमित शाह जी ने आगे उनके वायदे किए थे। उस समय जनता ने बड़ा भरोसा किया, बड़ा बहुमत दिया। उन्होंने देखा है कि इस बहुमत का किस तरह से भाजपा ने गलत फायदा उठाया है। यहाँ पे अयोग्य मुख्यमंत्री दिए हैं, प्रदेश का विकास ठप हो गया, प्रदेश कर्जे में चले गया, रोजगार के साधन खत्म हो, भ्रष्टाचार चरम पे आ गया, गुंडागर्दी चरम पे आ गई यहाँ पे।
तो इसके लिए मोदी जी और अमित शाह जी जिम्मेदार हैं। बार उत्तराखंड की जनता से माफी मांगनी चाहिए उन्हें, और यहाँ की जनता उन्हें माफ कर देगी, लेकिन 22 में भाजपा सपना भूल जाएगी। भाजपा 2.5 के अंक में भी यहाँ नहीं आ पाएगी, मैं आपसे कह रहा हूँ। सर, मिथक तोड़ने की बेकरारी दोनों ही पार्टियों में है, यह हमें नजर आ रहा है, लेकिन कैसे करेंगे? सबसे बड़ी बात यही है कि कौन से मुद्दे, और देखिए हम शुरुआत से देखकर आ रहे हैं, एनडी तिवारी के समय से हमने ये देखा है कि किस तरीके से गुटबाजी, 2 गुट हमेशा रहे हैं कांग्रेस पार्टी में। इस बार भी प्रीतम सिंह ने एक गुट की कमान संभाली हुई है। इन चुनौतियों से पार पाना आपको इतना आसान लग रहा है लखपत जी? जी, कांग्रेस में किसी प्रकार की गुटबाजी नहीं। ये देखो, लोकतंत्र की एक प्रक्रिया है। मैं आपसे बता सकता हूँ 1902 में भी कांग्रेस का विघटन हुआ, और कांग्रेस का एक स्वरूप रहा है इस तरह से लोग जनता में अपनी आवाज दिल्ली तक रख सकते, अपनी बात खुल के रख सकते। उसको मीडिया पिछले उसको ये विभेद, उसमें मतभेद समझते तो मैं नहीं समझता हूँ मतभेद। ये लखपत जी, एक बार फिर से आपका फोन पैच करवा लेते हैं, आपकी आवाज दरअसल आ नहीं रही है क्लियर, तो एक बार फिर से दोबारा आपसे हम जुड़ने का प्रयास करते हैं। संजीव जी, मैं तब तक आपका रुख करना चाहूंगी। आप बिल्कुल बेकरार बैठे हैं सर कि इस बार तो हम मिथक तोड़ ही देंगे, बारी बारी नहीं होगा कुछ भी, इस बार वापस आपकी ही जो है टर्न आ जाएगी। कैसे आएगी? इतना जो लंबे समय से हम चला आता देख रहे हैं कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, इस बार आप कैसे वापस लौट आएंगे? और ये तो खनन वाला मुद्दा तो नया लेटेस्ट हाथ लगा है, बैठे बिठाए हाथ लग गया कांग्रेस के। पल्लवी जी देखिए, ये कोई यूनिवर्सल ट्रुथ तो है नहीं कि जो एक मिथक की आप यहाँ पे बात करते हैं, या सभी लोग ये जो बात कर रहे हैं मिथक, तो मिथक टूटने के लिए ही बनते हैं, और इस बार भारतीय जनता पार्टी उस मिथक को तोड़ने जा रही है। और जैसे कि अभी लखपत बुटोला जी ने स्वयं स्वीकार कर लिया कि कांग्रेस के अंदर जबरदस्त गुटबाजी है, अलग अलग धड़े बटे हुए हैं। और कहाँ स्वीकार कर रहे हैं? वो तो मना कर रहे हैं, उन्हें तो ये लग रहा है कि मीडिया फैलाता है ये सब। मैडम अभी आपने उनकी बात को गौर से नहीं सुना। हाँ। उन्होंने कहा हमारी पार्टी के अंदर लोकतंत्र है, और अलग अलग ग्रुप्स में लोग अपनी बात करते हैं तो ये लोकतंत्र है। उन्होंने उसको लोकतंत्र का नाम दे दिया, जबकि वहां पर एक दूसरे को काटने की एक परंपरा शुरू से चली आ रही है, और वो एक बदस्तूर जारी है। और जिस तरह से हम बात करते हैं, देखिए कांग्रेस के पास वर्तमान में कोई मुद्दा नहीं है, झूठ की दुकान है। वो हर चीज को हर पॉजिटिव को नेगेटिव का चश्मा पहन के देखते हैं। हमारे विकास के जितने काम हो रहे हैं उनको एक माइनस करके दिखाने का प्रयास करते हैं जनता को, लेकिन जनता हमारी एक अच्छे सूझबूझ वाली जनता है और जागरूक जनता है। उसको मालूम है कि कौन सही है कौन गलत है। मैं लखपत बुटोला जी से ही और अपने कांग्रेस के भाइयों से पूछना चाहता हूं कि सबसे पहली जो निर्वाचित सरकार थी उत्तराखंड में, वो कांग्रेस की थी, और कांग्रेस की सरकार ने आते ही एक के बाद एक मुद्दों को उलझाने का काम किया, सुलझाने का काम नहीं किया। सबसे पहले तो कांग्रेस उत्तराखंड राज्य बनाना ही नहीं चाहती थी। उत्तराखंड राज्य के लिए आपके जो बड़े नेता थे, उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड राज्य हमारी लाश पे बनेगा, यानी कि वो चाहते ही नहीं थे कि उत्तराखंड राज्य बने। दूसरी बात, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने इतना बड़ा मन करते हुए और उत्तराखंड की जन भावनाओं का सम्मान करते हुए उत्तराखंड राज्य का सृजन किया, उसका विकास किया और उसको आगे बढ़ाने का काम किया। उसके विपरीत कांग्रेस ने तमाम विषयों को भटकाने का काम किया। राजधानी का मुद्दा कांग्रेस ने भटकाया, परिसंपत्तियों के बंटवारे का मुद्दा कांग्रेस ने भटकाया, अवैध खनन हरीश रावत जी की सरकार में इतना जबरदस्त था। यमुना नदी का ही यदि हम उदाहरण देखें तो यमुना नदी के एक कोना हिमाचल का पड़ता है, एक कोना उत्तराखंड का पड़ता है। हिमाचल वाली साइड पे लगातार खनन होता था, और जो जिस
जिसका राजस्व गवर्नमेंट के अकाउंट में जा रहा था, और उत्तराखंड वाले जो पोर्शन था उसमें लगातार अवैध खनन चलता था, जो हरीश रावत जी की और कांग्रेस की पूरी शय के ऊपर अवैध तरीके से चलता था, जिसका अपना प्रदेश के राजस्व में उसका 1% भी योगदान मतलब उस अकाउंट में नहीं जाता था। तो ये एक बहुत बड़ी कांग्रेस के लिए माइनस है। अब दूसरा आप ये देखिए, हरीश रावत जी जिस समय मुख्यमंत्री थे उस समय उन्होंने कैमरे के सामने बोला था, मैं आंखें बंद कर लूंगा, आप जिसकी जितनी इच्छा हो उतना आप इस प्रदेश को लूट लो। दूसरा, पीएम केयर फंड में, आप सुन पा रही हैं आवाज मेरी? जी जी, आवाज आ रही है संजीव जी। पीएम केयर्स फंड में वेंटिलेटर्स के लिए, एक्सरा मशीन्स के लिए, सीटी स्कैन मशीन्स के लिए, ऑक्सीजन प्लांट्स के लिए, ऑक्सीजन बेड्स के लिए, वैक्सीनेशन के लिए, ये तमाम जितना भी इक्विपमेंट्स के लिए जितना करोड़ों रुपए के इंस्ट्रूमेंट केंद्र सरकार ने हरीश रावत जी की सरकार में भेजे, जिस समय यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी, इन्होंने एक अपना राजनीतिक विद्वेष दिखाते हुए उन तमाम इंस्ट्रूमेंट को अपने गोदामों में उनकी पैकिंग तक आज इन लोगों ने कुछ रहे हैं। देखिए संजीव जी, आप बता बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन फिर वही वाली स्थिति नजर आ रही है। अब बनाया किसने उत्तराखंड राज्य? ये हम सब जानते हैं, वाजपेयी साहब के पूरे मार्गदर्शन में ये सारी चीजें हुई। उस समय आपको पूरी उम्मीद थी कि आप सत्ता में आएंगे, लेकिन हुआ उलट। कांग्रेस को मौका दे दिया उत्तराखंड की जनता ने। अब फिर से ऐसा ही ना हो जाए। आप बता रहे हैं कि हमने ये किया, हमने इतना बजट पास कर दिया, हमने ये दूरी कम कर दी, हमने इतना विकास कर दिया, और पता चले फिर से उत्तराखंड की जनता कांग्रेस पर ही विश्वास कर ले। तो कहीं ऐसा ना हो कि वही स्थितियां फिर से दोहरा दी जाएं। तो ये देखने वाली बात रहेगी। और खैर, ये भी एक सच है कि बहुत करिश्माई संजीवनी चाहिए कांग्रेस को एक बार सत्ता में वापसी के लिए। आप दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि जेपी नड्डा एक बार फिर से उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। हालांकि इस बार वो विधानसभा वार सिर्फ समीक्षा करने आ रहे हैं कि कौन से जिताऊ प्रत्याशी को टिकट दिया जाए। वहीं कांग्रेस में भी इस चीज को लेकर खींचतान मची हुई है। अब देखने वाली बात रहेगी कि किस तरह के प्रत्याशियों को ये दोनों ही पार्टी इस बार चुनावी मैदान में उतारती है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।